स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक मुद्दे के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों ये मुद्दा है ईरान और इजराइल के बीच जो लड़ाई चल रही है। दोस्तों आज हमारा मेन मुद्दा जो होगा वो ये होगा, क्या इस लड़ाई से किसी का फायदा होगा या फिर इस लड़ाई से बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, और इससे जो नुकसान होने वाले हैं उसमें भारत को क्या क्या नुकसान होगा और पूरे देश को क्या नुकसान होगा। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं इसके ऊपर जो चर्चा करूंगा वो मैं बात करूंगा दोस्तों ऑयल प्राइस की। 1 अक्टूबर को जैसे ही आपका अटैक किया गया था ईरान के द्वारा इसराइल पर, तो अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक पर कच्चे तेल की कीमतों पर बढ़ोतरी आ गई थी तुरंत ही, और भारत के लिए एक चिंता का विषय बन गया, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 85% तेल का आयात करता है दोस्तों। और दोस्तों जो सबसे ज्यादा तेल का आयात करता है वो करता है पश्चिम एशिया देशों से। दोस्तों मैं इसी वजह से कह रहा हूं कि अगर ईरान और इसराइल की लड़ाई होती है तो क्या इसकी वजह से पड़ने वाले इफेक्ट जो होंगे, क्या भारत उनसे अछूता रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसी के संदर्भ में हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर जो एस जयशंकर हैं, उन्होंने पहले ही कर दिया है कि आप जो है कम्युनिकेशन के थ्रू और डिस्कशन और डिप्लोमेसी के थ्रू इस लड़ाई को निपटाने की कोशिश करें बिना किसी सिविलियन कैजुअलिटीज के। दोस्तों एस जयशंकर ने पहले भी कहा है कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। और समय समय पर दोस्तों भारत जो है ऐसे संकेत देता रहा है कि वो मध्यस्थता भी करना चाहता है कि ईरान और इसराइल के बीच जो है मध्यस्थता हो जाए और एज ए मीडिएटर इंडिया काम करे, क्योंकि भारत के ईरान और इसराइल दोनों से अच्छे संबंध हैं। ब्रेंट क्रूड जो कि कच्चे तेल का प्राइस बेंचमार्क है, ब्रेंट क्रूड पर कच्चे तेल की कीमतें $75 प्रति बैरल से ऊपर चली गई। बस एक ही दिन में $73 प्रति बैरल से $75 प्रति बैरल हो गई। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक ही दिन के अंदर इतना तेजी से उछाल हो गया कच्चे तेल की कीमतों में। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 में कच्चे तेल की कीमतों में $85 प्रति बैरल होने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों सोच सकते हो कि 2025 यानी एक साल में ही $10 प्रति बैरल बढ़ जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि बहुत ज्यादा तेजी के साथ जो है कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, क्योंकि ये सब कंट्रियां जो पश्चिमी एशिया कंट्री हैं इनमें तनाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तेल पर इफेक्ट पड़ रहा है। और एक भारत जैसा देश जो अपनी जरूरत का 85% तक आयात करता है कच्चे तेल, तो आप समझ सकते हैं उस पर कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उसके जो इंपोर्ट बिल होगा उस पर कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इन कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने पर गवर्नमेंट पर भी इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपका जो स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा। आप दोस्तों समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर जितनी भी तेल कंपनियां हैं, अगर उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी तो तेल कंपनी को नुकसान होना शुरू हो जाएगा, तेल कंपनियां घाटे में जाने लगेगी। और जिन्होंने अपना पैसा लगा रखा है इन तेल कंपनियों पर, उनको जो है घाटा होना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट भी नीचे गिर जाएगा इनकी वजह से। ऐसे ही कच्चे तेल की कीमतों पर बढ़ोतरी होने से भारत के इंपोर्ट बिल पर असर पड़ेगा। भारत जो आयात करा रहा है दोस्तों उसका पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे होगा क्या, मार्केट के अंदर रुपए की वैल्यू गिर जाएगी, और जहां ये वैल्यू गिरी भारत के अंदर महंगाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसी के बीच एक अच्छी खबर यह है कि भारत ने एक अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करके रख रखा है, $692.8 बिलियन का। लेकिन दोस्तों मैं एक बात आपको पक्का कर दूं थोड़ा सा, कि ये जो आपकी जो हमने इतना फॉरेक्स रिजर्व जो मेंटेन करा है, ये आपका कोई इस वजह से नहीं है क्योंकि ये अमेरिका और चाइना की तरह हम लोग ट्रेड सरप्लस हैं। ट्रेड सरप्लस का मतलब दोस्तों होता है जिनका जो निर्यात है वो आयात से ज्यादा होता है, यानी सारा का सारा पैसा उनकी कंट्री में ही रह जाता है। लेकिन दोस्तों भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत के पास जो ये फॉरेक्स रिजर्व जो मेंटेन हो रहा है इतना ज्यादा, उसके पीछे रीजन है जो बाहर की कंपनियां भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रही है अपनी हॉट मनी को। इस वजह से भारत के पास इतना ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन हो पाता है। लेकिन दोस्तों हाल ही में बता दूं कि अमेरिका ने अपनी फेडरल रिजर्व से कट किया है, यानी कि अपना जो है जो इंटरेस्ट रेट्स हैं और शेयर मार्केट्स हैं उनमें लोगों को रियायत देने के लिए अपने रेट कम किए हैं, जिससे कि अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट हो। To the US, the country's central bank has made an announcement. That's the US Federal Reserve, or the Fed as it's called. It has finally cut interest rates by 0.5%. Today, the Federal Open Market Committee decided to reduce the degree of policy restraint by lowering our policy interest rate by a 0.5 percentage point. इसी तरीके से अभी रैली निकाली गई थी चाइना के अंदर भी। चाइना ने अपने बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट को फायदा देने के लिए बहुत अच्छे अच्छे जो है बेनिफिट्स की घोषणा की है। This push so far year to date by authorities and what the markets and many economists, analysts have been calling for, and that is broader policy support. You can call it a bazooka or not. जिसके चलते भारत को कहीं ना कहीं ये डर है कि जो इन्वेस्टमेंट है जो पहले भारत में था वो ऐसा ना हो कि फिर से जो है
चाइना की तरफ जो है उनका जो बड़ी-बड़ी कंपनियां उनका रुख चाइना की तरफ ना हो जाए। तो ये भी डर है क्योंकि इन्होंने भी इंटरेस्ट रेट में कट किया है अपने यहाँ कंट्रीज में, जिससे कि इन्वेस्ट हो पाए ज़्यादा से ज़्यादा चीन में भी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन दोनों चीज़ों का इफेक्ट क्या पड़ेगा? इफेक्ट ये पड़ेगा तो जो फॉरेक्स रिजर्व हमारे मेंटेन है वो उस तरीके से नहीं बढ़ पाएगा जिस तरीके से आज बढ़ रहा है। तो ये भी एक चिंता का विषय बना बैठा है। यदि इजराइल और ईरान की लड़ाई में इजराइल ईरान के तेल संयंत्रों पर अटैक कर देता है तो उसकी वजह से जो विश्व में होने वाली तेल आपूर्ति है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हायर ऑयल प्राइस हो जाएंगे जिसकी वजह से मेनली जो डीजल है उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे देश में महंगाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। भाई डीजल से आपके ट्रक चल रहे हैं, इन्हीं ट्रक से सारे माल आ जा रहे हैं। अगर इस डीजल की कीमतें बढ़ गई तो कहीं ना कहीं इन ट्रकों में जो माल आ रहे हैं इनकी भी कीमतें बढ़ जाएंगी। भारत का जो ऑयल है वो रशिया से सबसे ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है इस समय पर, क्योंकि भारत को उनसे छूट मिली हुई है। लेकिन रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच जो छूट है वो उस हिसाब से नहीं मिल पा रही है भारत को जितनी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि लड़ाई से किसी का भला नहीं हो रहा है यहाँ पर, और क्योंकि रशिया से अच्छी तरीके से छूट नहीं मिल पा रही है इसलिए भारत को पश्चिमी एशिया का रुख भी करना पड़ रहा है। इसलिए इन्होंने सऊदी अरब, इराक और जो आपका यूएई है, यहाँ पर जो पहले 40.3% का तेल आयात होता था वहां से 40 से 44.6% का अब तेल आयात हो रहा है, यानी कि पहले से ज्यादा निर्भरता बढ़ गई है पश्चिमी एशिया देशों पर हमारी तेल को लेकर। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जनवरी 2024 से ईरानियन ऑयल भारत के अंदर इंपोर्ट होना शुरू हो गया है, क्योंकि जनवरी में एस जयशंकर ने अपनी जो है यात्रा की थी तेहरान में, ईरान की राजधानी तेहरान में, जिसके बाद से वहां से जो तेल आ रहा है वो अब भारत आना शुरू हो गया है जनवरी से। ईरान की जो ऑयल इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड एनर्जी मार्केट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पूरे विश्व का 3% जो एक्सपोर्ट होता है वो ईरानियन ऑयल से एक्सपोर्ट होता है। और मैं बता दूं दोस्तों, ईरान कुछ वर्षों से ही अपनी जो है तेल की जो उपलब्धता है वो और ज्यादा बढ़ा रहा है। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि ग्लोबल मार्केट अभी ज्यादा घबराया हुआ नहीं है, वो ज्यादा परेशान नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो है तेल का और गैस का एक अच्छा शुद्ध एक्सपोर्टर बन गया है। यदि ईरान के ऑयल संयंत्रों पर अटैक होता है तो पूरे समीकरण रातों रात बदल सकते हैं। ये तो बात दोस्तों बस ऑयल प्राइस को लेकर थी। अब मैं बात करूंगा ट्रेड लाइंस की। भारत की जितनी भी ट्रेड लाइंस हो रही है, भारत ही छोड़ो पूरी दुनिया में भी जितनी भी ट्रेड लाइंस होती है उसमें 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट नाम आते हैं। एक आपका स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, एक आपका गल्फ ऑफ ओमान, एक आपका रेड सी हो गया जिसके द्वारा सुएज कैनाल को पार किया जाता है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रास्ता है यूरोप में जाने का। अब दोस्तों मैं बता दूं, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि अगर ईरान पर अटैक होता है तो ये मैं जितनी भी जगह बता रहा हूँ ये सब इफेक्ट हो जाएंगी, और भारत में जो भी व्यापार जाने वाली शिपें होंगी, जो पानी के जहाज की जो जितना भी सामान आता है या जाता है, चाहे आयात हो रहा है चाहे उसका निर्यात हो रहा है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि वो वहां से ना जा पाए या और उन पर अटैक हो जाए। तो उस कंडीशन में अगर देरी भी होती है किसी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को लेकर, कुछ ही घंटों की देरी जो होगी दोस्तों वो कई करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ जाएगा। जो शिपिंग चार्जेस होंगे वो बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो इसी वजह से ट्रेड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ईरान के आसपास से होकर जाती है। दोस्तों मैं बता दूं कि भारत ईरान को लेकर जो है बहुत इंपॉर्टेंट देश समझता है, क्योंकि ईरान के साथ उसकी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक रिलेशंस हैं। अभी दोस्तों आपको पता होगा कि चाबार पोर्ट जो है भारत जो है चाहता है कि ईरान में बनाना, जिसको लेकर बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। डिले के पीछे रीजन दोस्तों यह है ईरान में जो है जो आंतरिक अशांति चल रही है, और साथ ही साथ जो अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, ये कोई भी देश उससे जो है बिजनेस नहीं करेगा। तो इन सब चीजों को लेकर जो है ऑलरेडी जो चाबार पोर्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारत की इकोनॉमी में, उस चीज में देरी हो रही है। इसी चीज को लेकर दोस्तों भारत की एक बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है IMEEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। दोस्तों इसकी जो है कॉरिडोर एक तरीके से मिडिल ईस्ट से भारत से मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट से यूरोप तक, ये एक तरीके की हम सी लाइन चाह रहे थे कि हमको एक जो है रूट मिल जाए यहाँ तक का। तो ये बहुत अच्छा कॉरिडोर बनाने के ऊपर बात चल रही है। और इसको G20 जो अभी दिल्ली में हुआ था, इसमें हरी झंडी दिखा दी गई है सभी देशों के द्वारा। हाल ही में जो ईरान और इजराइल के बीच जो तनातनी चल रही है, इसको लेकर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी इस प्रोजेक्ट को, जो भारत का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। जो दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड ट्रांसिट चेक पॉइंट है। अगर इस क्षेत्र में जरा सी भी दिक्कत आती है या कुछ तनाव बढ़ जाता है तो दोस्तों मैं बता दूं कि कुछ देरी जो शिपिंग चार्जेस होंगे
जो हमारा जो सामान जा रहा है शिप से, इसकी जो शिपिंग चार्जेस होंगे, अगर थोड़ी सी भी देरी होती तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और इसका जो प्रभाव पड़ेगा भारत के इम्पोर्ट बिल पर पड़ना ही पड़ना है। और अगर दोस्तों कोई बात आ जाती है और अगर रीराउट करना पड़ गया, यानी अगर रास्ता चेंज करना पड़ गया, तो मैं बता दूं कि नीचे से अफ्रीका की तरफ से लेकर आना पड़ेगा सारी शिपिंग को, जो कि दुगना तिगना पैसा लगेगा शिपिंग चार्जेस का, क्योंकि ये जो जगह है, ये जो रास्ता है बहुत बड़ा है। जो आपका केप ऑफ गुड होप है, इसका अगर रास्ता तय कर कर अगर आप यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में जाना चाहेंगे, तो वो बहुत ज्यादा पैसे वाली चीज होगी और शिपिंग चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। यूं समझिए कि 4 गुना 5 गुना ज्यादा शिपिंग चार्जेस बढ़ जाएंगे आपके। इसलिए सब इस रास्ते को अवॉइड करते हैं, खासकर इंडिया और ईस्ट कंट्रीज हैं ये दोस्तों, ये इस रास्ते को जो है अवॉइड करती हैं यूरोप में जाने के लिए या नॉर्थ अमेरिका में जाने के लिए, क्योंकि उनके शिपिंग चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे उस रास्ते से जाने पर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि भारत को ईरान और इजराइल की लड़ाई से बहुत ज्यादा बुरी स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है, कि भारत के अंदर कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसी वजह से कहते हैं कि आज के समय पर अगर वर्ल्ड वार होता है, तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, एक कंट्री के लिए वो अच्छा नहीं होगा। सबकी जो जनता है वो बहुत ज्यादा भोगना पड़ जाएगा उसको, महंगाई को लेकर और सारी चीजों को लेकर। और क्योंकि आज के टाइम पर कम्युनिकेशन लेवल इतना ज्यादा हाई हो चुका है कि सब देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं यही कहूंगा कि आज के समय वर्ल्ड वार होना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल आखिरी तक भी कोशिश की जाएगी कि वर्ल्ड वार किसी भी तरीके से ना हो, क्योंकि उससे जो इफेक्ट पड़ेगा वो अब एक देश पे नहीं पड़ने वाला, वो पूरे देश पर पड़ेगा, सारे के सारी कंट्रीज पे पड़ेगा उसका इफेक्ट। आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में? अभी के लिए मैं चलता हूँ। अगर मेरा दोस्तों चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए। और दोस्तों इस तरह की वीडियो बनाने में और इस तरह की नॉलेज पर्पस वाली वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।